हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरके लीगल एनालिसिस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 4, जो पहले एविडेंस एक्ट का सेक्शन जो था सेक्शन 6 था। सेम प्रोविजन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 6 था, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 4 बना दिया गया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल की बात करता है, डॉक्ट्रिन की बात करता है, जिसका नाम है रेस गेस्टे। इसका मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन मैगजीम है और जिसका मतलब होता है थिंग्स डन। जो भी कुछ हुआ किसी घटना के दौरान, जो किया गया, जो कहा गया, जो भी कुछ हुआ, उसका मतलब होता है रेस गेस्टे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। और आज हम एक बात और करेंगे कि जब आप एफआईआर लिखाने में देरी करते हैं तो उसका आपके केस पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपको एफआईआर तुरंत लिखाना चाहिए, या जैसे घटना हुई, घटना की कितनी देर बाद आप एफआईआर करा सकते हैं, और इसकी क्या वैल्यू होती है कोर्ट में। तो सारे क्वेश्चन का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। हम प्रयास कर रहे हैं, तो माफ करिएगा। तो इस सेक्शन पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप एक लीगल प्रोफेशन में तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर लीगल प्रोफेशन में नहीं भी है, आप एक आम नागरिक हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिएगा हमारे चैनल में। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको लीगल फील्ड का एक बेहतरीन नॉलेज मैं प्रदान करूंगा। कोशिश करूंगा एक अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे। तो जो सेक्शन आपका बात करता है 4, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन। ये आपका देखिए पार्ट सेकंड में दिया गया है, चैप्टर सेकंड है। ये किसकी बात करता है? लोगों को एक कंफ्यूजन और एराइज होता है, क्या इसके बेस पे कोर्ट सजा दे सकती है, इसकी एविडेंसी वैल्यू क्या होती है। ये सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। जो सेक्शन 4 का एलिमेंट्स है, अगर आप बात कर लें, जो भी एसेंशियल एलिमेंट है, पहले नंबर पे आप इसमें देखिए, नोट कर लीजिए, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू। फैक्ट क्या होता है? चलिए पहले मैं बात कर लेता हूं फैक्ट। फैक्ट्स क्या होता है? फैक्ट्स की डिफिनेशन आप देखेंगे तो सेक्शन 2F में मिल जाएगी आपको। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो भी हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, जो भी फील करते हैं। कौन कौन से सेंसेस हमारे पास? हमारे पास आंख है, हमारे पास कान है, हमारे पास नाक है, हमारे पास जीवा है, स्किन है। जो भी हम कुछ देखते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, दैट इज अ फैक्ट्स। वो रिलेवेंट है नहीं रिलेवेंट है, ये लॉ बताता है। क्योंकि जो भी रिलेवेंसी आप, चूंकि ये जो चैप्टर सेकंड है, पार्ट सेकंड है, ये बात नहीं करता कि कोर्ट इसके बेसिस पे सजा दे देगा। ये किस चीज का एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है, किसका नहीं दिया जा सकता, ये बताता है केवल। इसकी कितनी वैल्यू होगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा। समझ में आ गई बात आपको? बाकी इसके बेस पे सजा दे देगा ये जरूरी नहीं है। क्या चीजें कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। फैक्ट विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू। देखिए, फैक्ट्स आपको समझ में आ गया, जो चीजें हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं। दूसरा होता है मेंटल फैक्ट, जिसमें हम कोई इंटेंशन, हमारा किसी के प्रति क्या इंटेंशन है, किसी के प्रति क्या एनमिटी है, स्टेट ऑफ माइंड को बताता है। दूसरा इसमें पॉइंट है फैक्ट इन इशू। इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे 2G में मिल जाएगी। फैक्ट इन इशू क्या है, थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं।
फैक्ट एंड इशू जैसे जहां पे किसी की राइट और किसी की लायबिलिटी या डिसेबिलिटी, किसी चीज का एग्जिस्टेंस किसी चीज का नॉन एग्जिस्टेंस अराइज होता है। जैसे अगर क्वेश्चन उठा, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, क्या ए ने बी का मर्डर किया है? ए के ऊपर आरोप लगा है, केस चल रहा है, क्या ए ने बी का मर्डर किया है? वहां पे क्या क्वेश्चन है? बी के फैमिली वाले आरोप लगा रहे हैं कि ए ने बी का मर्डर किया है और ए जो है डिनाई कर रहा है कि मैंने मर्डर नहीं किया है। तो ये जो क्वेश्चन, दैट इज अ फैक्ट इन इशू। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, या प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने इसको सेल डीड से खरीदा है, बी कह रहा है नहीं ये हमको जो है सक्सेशन से मिली हुई है। तो ये क्या कह रहा है? ये मेरी प्रॉपर्टी है, बी कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे सक्सेशन से मिली है। ए कह रहा है नहीं, मैंने इसको सेल किया, मैंने इसको परचेज किया है बाय सेल डीड से। तो वहां पे क्या क्वेश्चन है? जो जिस क्वेश्चन से किसी की राइट और किसी की लायबिलिटी, किसी चीज के होने किसी चीज के ना होने का प्रश्न उठता है, दैट इज अ फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, आर सो कनेक्टेड विथ अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट क्या है? जो भी इस अधिनियम के द्वारा बताया गया है, जो भी चैप्टर सेकंड में, पार्ट सेकंड में बताया गया रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ऑल ऑफ द फैक्ट रिलेवेंट। इसमें बताया क्या रिलेवेंट है, किसका एविडेंस आप दे सकते हैं, किसका एविडेंस आप नहीं दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। अब देखिए, सेम ट्रांजेक्शन आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिएगा। सेम ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन क्या होता है? किसी काम, कोई मतलब पॉइंट एक होगा, किसी का गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए जो भी चीजें की जाती हैं, दैट इज अ सेम ट्रांजेक्शन। आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप क्या क्या करते हैं? जो भी आपने किया, आपने उसको पैसे दिए, कहां से आपने पैसे निकाले, क्या किया आपने, किसको दिया, किस मीडियम से दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। या ए ने बी का मर्डर किया है, मान लो ए बी को दौड़ा रहा है मारने के लिए, जो ए ने कहा, जो बी ने कहा, जो वहां पे पब्लिक खड़ी है, जो पब्लिक ने सुना, जो भी कुछ उस दौरान हुआ, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन। ये ने कहा आज मैं तुमको मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बी ने कहा बचाओ बचाओ, आज ये मुझको मार देगा। वहां पे जो खड़ी पब्लिक हो वो भी सुन रही है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्योंकि ए का पॉइंट क्या है, ए का गोल क्या है, बी की हत्या करना। तो जो भी ए बी से कह रहा है या जो बी कह रहा है भागते हुए, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन। आगे बात करते हैं रिलेवेंट, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस। सेम टाइम and place, different time and place, same time and place, different time and place। आप चाहे वन बाय वन इसकी नंबरिंग कर लीजिएगा। सेम टाइम एंड सेम प्लेस का एग्जांपल आपको दे देते हैं। इसी एग्जांपल में आप देख लीजिए, ए बी को मारना चाह रहा है, उसी प्लेस पे उसी समय जो ए ने कहा, जो बी ने कहा, जो बाई स्टैंडर्ड जो वहां पब्लिक खड़ी उसने सुना, एक ही स्थान पे एक ही समय पे जो भी किया गया, सेम टाइम एंड सेम प्लेस, ये आ जाएगा आपका सेम ट्रांजेक्शन में। डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस का एग्जांपल आपको दे देते हैं। एक कोई मोबाइल बुक किया, आज का ऑनलाइन जमाना है, आप जो भी कुछ मंगाते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा या जो भी मीशो से जो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं, ये एक मोबाइल बुक किया बी कंपनी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि बी ने केस किया कि मोबाइल मुझे डिलीवर नहीं हुआ, मैंने पेमेंट कर दिया, और बी कह रहा है कि नहीं मोबाइल डिलीवर हो गया है, ये झूठ बोल रहा है। तो अब देखिए वहां पे कैसे पता चलेगा? अब उसको चेक करने की, जैसे मान लीजिए मोबाइल बॉम्बे से डिलीवर होना है उत्तर प्रदेश में, तो बॉम्बे से मोबाइल चला सबसे पहले कहाँ आया? मान लीजिए मध्य प्रदेश आया, या किसी और डिस्ट्रिक्ट में आया, किसी और कानपुर में आया, या बिहार आया, जहां भी आया, जितने भी प्लेसेस हैं डिफरेंट टाइम है। मान लीजिए आपने 1 तारीख को बुक किया, जैसे 1 तारीख को बुक किया, 1 फरवरी को मान लीजिए आपने बुक किया, 1 फरवरी को आपने बुक किया, 1 फरवरी को मान लीजिए मध्य प्रदेश पहुंचा, ठीक है। 2 फरवरी को
वो किसी और डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए कानपुर पहुंचा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस। अब वो सामान फला तारीख को कहाँ था, तो सेकेंड तारीख को कहाँ था, ऐसे तो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन में इंक्लूड होगा, क्योंकि बात वहां डिलीवरी की हो रही है। तो ये रहा एग्जांपल आपका, डिफरेंट टाइम है डिफरेंट प्लेस में। आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है रतन वर्सेस क्वीन। रतन वर्सेस क्वीन में क्या हुआ, एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा, ये जो सारी चीजें हैं, जो भी सेम ट्रांजैक्शन होता है उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो गया उसके बाद कुछ हुआ तो दैट विल बी नॉट कॉल्ड एज अ सेम ट्रांजैक्शन। ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए और स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए। जो भी आपने कहा, जो भी सुना, जो स्टेटमेंट दिया, जो किया, एकदम लगातार होनी चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं हो। ब्रेक होने का मतलब ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, और मर्डर करने के एक दिन बाद या 2 घंटे 3 घंटे बाद उसने कुछ कहा, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तुरंत चीजें होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो अगर इसमें टाइम ले लिया जाता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद अगर उसने कहा, तो वो एज अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन में नहीं होगा। उसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये एक दुकानदार है, बी क्या हुआ, उसके दुकान पे आया सामान खरीदने के लिए। उसने क्या किया कि देखा कि एक कहीं और इन्वॉल्व है, उसका ध्यान कहीं और है। उसने कोई सामान निकाला, धीरे से अपने बैग में रखा और लेके जाने लगा। एक ही नजर उस पर अचानक पड़ गई, तुरंत उसने चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, वो चोर है, हमारा सामान लेके जा रहा है। इसने तुरंत कहा, स्पॉन्टेनियसली कहा, उसको किसी ने कहा नहीं। ये हियर से एविडेंस, जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। ये जो सेम ट्रांजेक्शन रेस्गेस्टेड ऑक्टिन है, हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है। हियर से एविडेंस आपको बता देते हैं, कहीं सुनाई बातों पे कोर्ट जो है विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो सेम ट्रांजेक्शन में ये एक्सेप्शन, चूंकि अगर पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन है तो कोर्ट ये अलाउ करेगा कि आप इसका एविडेंस दे सकते हैं। अब जो भी तुरंत ए ने बी को कहा कि पकड़ो पकड़ो, मेरा सामान लेके जा रहा है, तो दैट विल बी क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन। उसने अपने आप कहा, चीजें अपने आप उत्पन्न हुई। अगर ये सामान ये लेके चला गया और 2-3 घंटे बाद ये बोलता है कि वो सामान लेके चला गया और जो भी चीज ये कहता है, तो वो पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए चीजों को। तो चलिए बात कर लेते हैं रतन वर्सेस क्वीन। इस केस में क्या था कि एक वाइफ थी, उसने कॉल लगाया पुलिस को। देखिए पहले का जो सिस्टम था, पहले कॉल जो है ऑपरेटर डिपार्टमेंट में कनेक्ट होती थी, ऑपरेटर क्या करते थे, फिर उसको पुलिस डिपार्टमेंट ट्रांसफर करते थे। तो वाइफ ने कॉल किया कि मुझको पुलिस की हेल्प चाहिए तुरंत। इतना कहते ही वो बोला, ठीक है मैडम, मैं आपकी कॉल को कनेक्ट करता हूँ। और वाइफ की कॉल जो है माफ करिएगा, वाइफ की कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गई। उसके बाद जो है वाइफ की क्या हुई, डेड बॉडी मिली। तो क्वेश्चन ये था कि उसके पति पे आरोप लगा था, क्या उसके पति ने अपनी बीवी का कत्ल किया है। पति ने चूंकि कहा था कि मैं बंदूक साफ कर रहा था और गलती से उसका ट्रिगर जो है दब गया और गोली चल गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था, जरा आप कॉमन सेंस लगा के देखिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी होगी हेल्थ से रिलेटेड, तो किसी को कॉल करेगा आदमी। अगर उसको सिक्योरिटी से लेके, लाइफ की सिक्योरिटी से लेके कोई इश्यू होगी, तभी तो आदमी पुलिस को कॉल करता है, अन्यथा वो किसको कॉल मिलाएगा। मान लो अगर आपको चोट लगी तो आप डॉक्टर को कॉल मिलाएंगे या किसी हॉस्पिटल को कॉल मिलाएंगे, या पुलिस को क्यों कॉल मिलाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे वाइफ ने जो भी कहा कि मुझे पुलिस की हेल्प की जरूरत है, तो वो कोर्ट ने क्या किया, उसको एज अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन में उसको एडमिट कर लिया। चूंकि पति का क्या था, पति ने कहा कि गलती से, अगर गलती से गोली चलती तो वाइफ पुलिस को क्यों कॉल करती। जाहिर सी बात है कि हस्बैंड वाइफ को मारना चाह रहा था। तो उस चीज को जो है, जो वाइफ ने जो भी ऑपरेटर से कहा कि मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए, उसको कोर्ट ने क्या किया, एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन पे एडमिट कर लिया। इसकी क्या वैल्यू होती है, एविडेंसी वैल्यू क्या होती है। देखो ये एज ए पार्ट ऑफ अ कोरेबरेटिव एविडेंस, एज ए सपोर्टिव एविडेंस कोर्ट जो है इसको एडमिट करता है। इसके बेसिस पे कोर्ट सजा देगा जरूरी नहीं है। बाकी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस है, उसको सबको जो है चेक करेगा और साथ में इसको भी चेक करेगा कोई कंट्राडिक्शन है कि नहीं है। तो उसके बेसिस पे कोर्ट जो है अपना डिसीजन देगा। केवल इसके बेसिस पे कोर्ट सजा नहीं देगा। ये एक रिलेवेंट फैक्ट है, आप इसका एविडेंस दे सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लें। आप लोग सोसाइटी में रहते हैं,
कई जगह आपने देखा होगा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग अपनी बीवी की हत्या कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे कि मान लो आप सोसाइटी में है, कोई आदमी अपनी बीवी को मार रहा है, जान से मारना चाह रहा है, वहां पे कुछ बच्चे हैं चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ पापा मम्मी को जान से मार देंगे। तो जो भी वहां के आसपास पब्लिक है या जो भी नेबर है, उन्होंने जो भी सुना, जो बच्चों ने कहा, बाद में अगर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हस्बैंड ने अपने वाइफ की हत्या की है, तो ये आप जो है कोर्ट में एज ए एविडेंस दे सकते हैं। कल आप अगर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आपका बयान लेती है, कोर्ट में आप जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ बच्चे चिल्ला रहे थे कि पापा मार देंगे, तो एज ए सपोर्टिव एविडेंस कोर्ट इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये पॉइंट हो गया आज का। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं, एफआईआर। एफआईआर जब आप देरी से लिखाते हैं, जैसे मान लो किसी लड़की के साथ रेप हुआ, वो अपने घर आई, घर आने के बाद तुरंत सारी चीजें उसने बता दिया और तुरंत जाके एफआईआर नोट करा दिया, तो ये एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हो जाएगा। कोर्ट इसको एज एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगी, उस समय एफआईआर एज अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये रेप केसेस में नहीं, किसी भी क्रिमिनल केस है जो भी आपके साथ घटना हुई है, अगर उसको रजिस्टर कराने में आप देरी लेते हैं, समय लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब समय लेंगे तो आप कोई एक्सटर्नल फोर्स आप यूज कर सकते हैं, मतलब किसी ने आपको बताया ऐसे नहीं ऐसे आप एफआईआर लिखाओ, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपके साथ घटना आज हुई, आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं, तो ये फिर इस सेक्शन में कवर नहीं होगा, वो एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके तुरंत एफआईआर लिखाइए, तो वो आपका इस सेक्शन से कवर हो जाएगा और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज के टॉपिक पे इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।